Good morning, students. This is Anand Srivastava, Humanities teacher of class 12C. Students, today we discuss chapter number 5 in the second lecture of this chapter. The chapter is belonging to the book Politics in India Since Independence. In this second lecture, we will discuss about the fourth general election. On page number 46, it is given about the fourth general election. If we see the context of election, then we see the condition of India कि inside India जो condition थी 1967 में वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि country जो है agricultural production से, food shortage से, depletion of foreign exchange reserve से, साथ ही साथ कई और problems से घिरी हुई थी, क्योंकि कंट्री के अंदर आपने वॉर लड़ लिया था पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, तो आपके पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे। कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है, बंद बुलाए जा रहे थे, कंट्री के अंदर हड़ताल हो रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंट्री के अंदर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप ये सब आगे बढ़ रहे थे और विद्रोह की भावना तेज़ी से कंट्री के अंदर पनप रही थी, जो कि हिंदू मुस्लिम रियॉट्स में भी कन्वर्ट हुई कई पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें पेज नंबर 87 में लास्ट में एक टॉपिक दिया है नॉन कांग्रेसिज्म से करके, ठीक है। तो था क्या था ये कि 1967 का जो इलेक्शन था, इसमें किसी तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत करके अपनी सरकार बनाने में तो कामयाब हो जाएगी सेंट्रल में, बट उसे बहुत जगह नुकसान होगा। तो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे लीडर्स निकल के आएंगे जो नॉन कांग्रेसिज्म के लिए अप्रोच करेंगे। हम अगर राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो नॉन कांग्रेसिज्म के वकालत करेंगे और वो चाहेंगे कि एंटी कांग्रेस फ्रंट्स आगे बढ़े और कांग्रेस के अलावा कुछ और पार्टियां ऐसे आएँ जो कि देश को चलाएं। व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, तो दिस रिजल्ट जॉल्टेड these results of 1967 election jolted the Congress at both the national and the state level. Many contemporary political observer described the election as the political earthquake for the Congress. And why it is political earthquake for the Congress? The Congress did manage to get majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seat and share of votes since 1952, यानी कि इंदिरा गांधी के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो उनकी कैबिनेट में रहे वो सब चुनाव हार चुके थे। बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जैसे कि अतुल्य घोष हैं, के.बी. सहाय हैं, एस.के. पाटिल हैं, ये सब लोग चुनाव हार चुके हैं। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, अगर हम देखें पेज नंबर 89 पर एक मैप दिया हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है, और बाकी जगहों पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि ये कौन कौन से 9 स्टेट्स हैं, तो देखें इन 2 अदर स्टेट डिफिक्शन प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट, दीज 9 स्टेट्स वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर बर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये जो 9 स्टेट है वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये सभी वो स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। अगर हम बात करें रीजनल पार्टीज़ की, तो एक रीजनल पार्टी है तमिलनाडु में DMK, came to the power by securing a clear majority. The DMK won power after having led a message at anti-Hindu agitation by a student against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. यानी कि वो लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को नहीं देखना चाहते थे। और इस तरह से हम पूरा देखेंगे पेज नंबर 90 के फर्स्ट पैरा में कि लगभग 9 ऐसे स्टेट निकल के आएंगे जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में, तो ये जो 9 स्टेट्स हैं इनमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी।
अब इसी पेज नंबर 90 पे आपको एक और टॉपिक मिलेगा, दैट इज रिलेटेड टू द कोलिशंस। तो कोलिजन में आप जानते ही हैं क्या होता है कि व्हेन नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजॉरिटी इन द असेंबली देन 2 or more parties join together to make the government। ठीक है, so we will discuss about that। Various non-Congress party came together to form joint legislative party like Samyukt Vidayak Dal in Hindi that supported non-Congress government, that is why these governments came to be described as SBD government। तो इन SBD गवर्नमेंट्स को यानी हम बोल सकते हैं संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स, ये वो गवर्नमेंट थी जिनके अंदर कांग्रेस की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चला हुआ था और सभी सोशलिस्ट पार्टीज़ एक दूसरे से ऐड होकर के क्या कर रही थी, कांग्रेस के खिलाफ सरकारें बना रही थी, जिनमें आप अलग अलग पार्टीज़ को देख सकते हैं। SSP है, PSP है, CPI है, CPIM है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का मीनिंग ये हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें, चुनाव जीत जाएं और जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो ये डिफेक्शन में आ जाएगा। यानी आपने किसी और सीट पर चुनाव लड़ा और किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा, पब्लिक की ओपिनियन को उस पार्टी के अकॉर्डिंग अपने पास लिया। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन यू आर गोइंग टू लीव दैट पार्टी। अब ये डिफेक्शंस के लिए लॉ बन गए हैं, पहले लॉ नहीं थे तो लोग चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपने हिसाब से पार्टी को चेंज कर लेते थे। इस पर एक स्टोरी भी दी हुई है उन्होंने, आयाराम गयाराम करके, जिसमें हरियाणा के एक MLA हैं गयालाल, वो एक दिन पहले किसी पार्टी में चले जाते हैं, फिर एक दिन बाद वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह से करके आयाराम गयाराम स्टोरी बन जाती है। ठीक है, डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द पार्टी on whose symbol he or she was elected and joins another party after the 1967 general election. The breakaway Congress legislator played an important role in installing non-Congress governments in 3 states, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The constant realignment and shifting political loyalties in this period gave rise to the एक्सप्रेशन ऑफ आयाराम गयाराम। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आयाराम गयाराम के बारे में। इसका मतलब ये है कि आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद आप क्या करते हैं, उस पार्टी को स्प्लिट करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। ये उस समय 1967 में ईजी था, बट अगर आज की डेट में आप देखें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल डू ओनली दैट मच, and then after we will discuss in the another lecture of same chapter. Goodbye, stay home, stay safe.